नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसके पहले हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो साहित्यिक पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का भी वाचन आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, तो उसका भी वाचन जाकर अवश्य ही सुने। दोनों पुस्तक यदि आप आत्मसात कर लेते हैं तो साहित्यिक की जो लगभग क्वेश्चन को आप 60 से 70% आप रिकवर कर लेंगे। तो चलिए, हमारा जो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि, उसका वाचन करते हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ है उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी, ये तिखवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठ गया कि विभूषण ने तो चिंतामणि और मतीराम के भाई ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे, पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ कह देता है कि भूषण ना तो चिंतामणि के भाई थे, यहाँ चिंतामणि के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ भूषण के बारे में कहा गया है। तो भूषण ना तो चिंतामणि और ना मतीराम के भाई थे। या ऐसा ना आपको एग्जाम में पलट के दे दे कि चिंतामणि ना तो भूषण के भाई थे, ना मतीराम के भाई थे। चिंतामणि को लेकर चिंतामणि में विवाद नहीं किया गया है। ऐसा ना आप ध्यान से आपके उतर जाए कि चिंतामणि में सबसे पहले हम पढ़े थे कि विवाद के बारे में, तो चिंतामणि मार के आइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में गलत करवा देती हैं, गलत हो जाती हैं चीज़ें, और 1 2 4 नंबरों के चलते हमारा कुछ छूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा। भूषण के बारे में विवाद चल पड़ा था, लेकिन शुक्ल जी कहते इतना बड़ा बात जो आज तक चली आई थी, अगर कोई प्रमाण ना मिले तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। तो भूषण के बारे में ये बात कही गई है। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुल कल्पतरु, इसके पहले के क्लास में मैं इसका ट्रिक बता चुकी थी, नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि यह बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे। भोसला मकरंद शाह के यहाँ चिंता जी रहते हैं के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया, और काव्य विवेक और काव्य कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। हमारे मतलब शिव सिंह सरोज के, क्योंकि ये बातें शिव सिंह सरोज की हैं, तो शिव सिंह सरोज के पुस्तकालय में शिव सिंह, देखिए शिव सिंह सरोज पुस्तक का नाम है ना, शिव सिंह सरोज में बोल दे रही हूँ, शिव सिंह के पुस्तकालय में रखा हुआ है। आप शुक्ल जी यहाँ नहीं करके आएंगे। इनकी बनाई रामायण कवित्त और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। आगे देखते हैं। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि की भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा को देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने देखिए। यही उदारत है 3 हेजे परे, मोह मोह दधी के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धारे मन, ते ना परे कबहू जम घेरे। राजे रमा रमनी उपधान, अभय बरदान रहे जन मेरे, है बल भार उदंड भरे, हरि के भुजदंड सहायक मेरे। इक आजू में कुंदन बेली, लकी मन मंदिर में रुचि वृंद भरे, कुरविंद के पल्लव इंदु तहाँ, अरविंदन किते मकरंद झरे। उत्बुंदन के मुक्तागन हवे, फल सुंदर द्वय पर आनि परे, लखी यो दुति कंद अनंद कला नंद नंद सिलाद्वग रूप धारे। आखिन मुंदिबे के मिस आनी अचानक, पिठी उरोज लगावे, केहू कहू मुस्काय चिते अंगराय, अनुपम अंग दिखावे। नाह छुई छल तो सो छतिया, हंसी चौह भौह चढ़ाए, आनंद बढ़ावे, जौबन के मद मत्ता तिया, हित सो पति को नित चित्त चुरावे। तो चिंतामणि के ये पंक्तियां हैं। आगे है बेनी। ये असनी के बंदीजन थे, यानी बेनी बंदीजन ये असनी के थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवि बहुत से सुने जाते हैं।
जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और सठ ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नत की मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के झबा झहरे। रसरंग भिरे अभिरे है तमाल, दऊ रस ख्याल चहे लहरे, नित ऐसे स्नेह को राधिका श्याम, हमारे हिय में सदा बिहरे। कवि बेनी नई कवि बेनी जो है, नई उनई है घटा। अच्छा, ये पंक्ति ही है। कवि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कुकनरी, छहरे बिजुरी छिदी मंडल छवे, लहरे मन मैन भुभुकन री। पहिरो चुनरी चुनके दुल्ही, संग लाल के झुलहु झुकन री, ऋतु पवस योही बीतावत हो, मारी हो फिरी बावरी हुकन री। बेनी बंदी जैन के बारे में उतनी ही बातें दी गई है। अब आते हैं महाराजा जसवंत सिंह, जो महत्वपूर्ण है। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भाई औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जैसे कि देखिए कि ऐसा मतलब ख्याति चलाता था उस समय कि बड़ा बेटा जो होगा तो बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा सिंहासन का, लेकिन इनके उद्धत स्वभाव के कारण, यानी कि ये उद्दंड स्वभाव के होंगे, इस कारण से पिता ने इन्हें अधिकारच्युत करके छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाया था। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वान और कवियों से ना जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। काबुल से देखिए लड़ाई करते करते ये शहीद हो गए, शहीद ही कह सकते हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं लिखा है। महत्वपूर्ण लाइन है। इस ग्रंथ को उन्होंने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं लिखा है। प्राकृतन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद हैं। वे आचार्य की हैसियत से, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आने वाली है, वे आचार्य के हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया। देख लीजिएगा क्या हो गया, भाषा भूषण से विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसे संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त और ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं। अपरोक्ष सिद्धांत और अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, याद रखिएगा प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है, आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति, यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। पर्यास्त पहुनुति पर्यस्त जु गुनु, एक को और विषय आरोप, हो ही सुधाधर नहीं यह वदन सुधाधर ओप। ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया है। अत्युक्ति भूतातथ्य सीर्यो दर्यादि वर्णनम, त्वयि दतारी राजेंद्र याचका कल्प शाखिनः,
पर्यास्ता पहनु नृत्यत्रा धर्ममात्रां निषीधयते नायं सुधांशु की ताहि सुधांशु प्रेयसी मुखम। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई थी। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे वंशीधर ने संवत 1792 में बनाया था। दूसरी टीका प्रताप शाही और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तो 3 टीकाएं भाषा भूषण पर लिखी गई हैं। बंशीधर की है, बंशीधर की, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका और प्रताप शाही की रचना का नाम नहीं दिया हुआ है। बिहारी लाल, अब चौथे कवि आ जाते हैं बिहारी लाल। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के पास बेसवा गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह यानी महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता था कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। माफी चाहती हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। देखिए कितनी सुंदर ये दोहे हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, मतलब इस काल में कुछ नहीं है, न मधुरता है न विकास है। अली कली ही सो बंधियो, यानी कि ये जो अली जो है, भौरा जो है, वो कली से ही बंधा है, तो आगे कौन हवाल कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, कैसे उसमें विकास होगा, कैसे राज्य में मधुरता आएगी। कहते हैं इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इस प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर 1 असरफी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितने मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गई हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र का टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों का भाव पल्लवित करने वाले छप्पई कुंडलियां सेवैया आदि कई कवियों ने रचे हैं। पठान, एक तो नेट के सिलेबस में भी, NTA नेट का, UGC नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ बिहारी रत्नाकर, इन्हीं की पंक्तियों का ये है। पठान सुल्तान की कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरीशचंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूरी करनी चाहिए थी। देखिए पठान सुल्तान कुंडलियां रच रहे थे और अच्छी रच रहे थे, लेकिन अधूरा था, तो भारतेंदु भी पूरा, मतलब कुछ कुंडलियां रचकर पूरा करना चाहे थे, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया कि पूरा हुआ या नहीं हुआ। बस ऐसा कहा गया है कि कुंडलियां रचकर पूर्ति करना चाहिए थी। पंडित अंबिका दास व्यास ने बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। संस्कृत अनुवाद कौन? श्रृंगार सप्तशती परमानंद जी ने। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला था। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर के ने। अभी मैं इसी की बात कर रही थी। यही हम NTA के सिलेबस में लगा हुआ है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कृति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में
प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को अत्यंत मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं, महत्वपूर्ण है। इसी से किसी ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटन लगे भेदो सकल शरीर। और कभी कभी ऐसा कहा जाता है, करेगा घाव गंभीर। ये दोनों पंक्तियां चल पड़ी हैं। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभव और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए। बतरस लालच लाल किए, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाए, नासा मोरी नचाई दृग, करी काका की सौह, काटे सी कस के ये, गड़ी कटीली भौं, ललनु ललन चलनु सुनी पलनु में असुआ झलके आई, बाई लखाई ना सकिन हूँ, झूठे ते जमुहाई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का भी सहारा लिया है। विशेषता शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहता, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में। कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे दोहों में, पत्रा की तिथि पाई ये, वाघर के चहुपास, नित प्रीति पुनियोई रहे, आनन ओप उजास, छाले पर बी के डरनु सके न हाथ छुड़ाई, झिझकती हिये गुलाब के झवा 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 झवावती पाई। इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासन साथ, सीरे जतननि शिशिर ऋतु सही बिरहिनी तंताप, बसिबे को ग्रीष्म दिनन परियो परोसनी पाप, आड़े दे आले बसन जाड़े हु की रीति, साहसु कके सन स्नेह बस सखी सबे ढिग जाती। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना उपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। ढीढ़ी परोसनी ईट हवे, कहे जू गहे सयान, सबे संदेशे कही कहियो, मुस्काहट है मैं मान, नए बिरह बदलती बिथा, खरी बिकल जिय बाल, बलकी देखी परी परोसिन्यो, हंसी हंसी तिहि काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस ना होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियां कितनी अनूठी हैं। दृग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति, तंत्रीनाद कविता रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है। करे चाह सो चुटकी के, खरे उड़ोहे मैन, लाज नवाए तरफ रत, करत खुद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीरता और तन्मयता है।
सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हवे जात अजो वहे उही जमुना के तीर, यानी जमुना के तीर पे बार बार मन चला जाता है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधनी है। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र्य और शब्द वैचित्र्य ही प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र्य के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक दे, तऊ प्रकाश करे तितो भरिये जितो सने, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बैराय नर यह पाए बैराय, तो परवारो ऊर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के ऊर्वशी हुए ऊर्वशी समान। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसंक्रोन भी कहते हैं। अच्छा साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है। कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं, पर वार्त का अर्थ भी बादल है और मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता से भरा पड़ा है। चलती ब्रजभाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सी किनाई का भेद षड ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। ये देखिए, फुटकल कवियों में नहीं रखा है। लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए उन्होंने फुटकल कवियों में ना रख के रीति ग्रंथकारों में रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारीखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो हाथी के दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक दोहे पर तो संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। देखिए, महत्वपूर्ण है। इतनी देर तो तारीफ की, उसके बाद बोले हैं मार्मिक प्रभाव का, यानी मर्म उसमें नहीं है, श्रृंगार है, रस है, लेकिन मार्मिक पक्ष नहीं है। तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्तता स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। उनकी कविता श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। मंडन, ये 5वें कवि आते हैं। यहाँ देखिए, प्रेम की उच्च मार्मिकता है ना, तो प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँच रही है, क्योंकि मार्मिकता ही उसमें नहीं है। आगे आते हैं मंडन कवि, 5वें नंबर के कवि। ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगत सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्व सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके 5 ग्रंथों का पता लगा है। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जुको ब्याह, नैन 50।
प्रथम दो ग्रंथ रस निरूपण के हैं, रस रत्नावली और रस विलास। ये रस निरूपण पर है। यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्व सवैये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तई तई कवि मंडन बिछुरत जदुपति, यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद्य इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। उसमें और कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता। यह सेवैया देखिए। अली हो तो गई जमुना जल को सो कहाँ कहो पीर, विपति परी घहराय के कारी घटा उनई इन इतनई में गागरी शीस धरी, रपटियो पग घाट चढ़ियो न गयो कवि मंडन हवे के बिहाल गिरी, चीर जीवहु नंद के बारो अरि गही बाह गरीब के ढाढ़ी करी। अब आते हैं छठे नंबर के कवि मतीराम। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक, भाव सिंह के, याद रखिएगा, ललित ललित लाल लाल चीज़ें, उसमें भावना छुपी रहती है, नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो याद रखिएगा, शंभुनाथ छंदसार, छंदों के रूप में शंभुनाथ सार सुनाते हैं, समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है, रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और हैं, एक साहित्य सार और दूसरा है लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई है जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। भाषा के ही समान मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम है और ना उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं है। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद ना थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश ना होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी वास्तविक वास्तविक नहीं, स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जीवन से छाटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग है। रसराज और ललित ललाम, ये मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। रसराज किसी को समर्पित नहीं है और ललित ललाम भाव सिंह को, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और अस्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। सरलता और स्पष्टता के कारण, सरसता और स्पष्टता के कारण। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर, देखिएगा, पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। बिहारी की प्रसिद्धि के कारण बहुत कुछ वाक वैदग्ध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, उससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सके हैं जो कवित्व सवैये की लय के द्वारा संगठित होते हैं।
उदाहरण देखिए, मतीराम के कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चोरू कोराई, आखिन में अलसानी चितौनी के में मंजू बिलासन की सरसाई। कौ बिनु मोल बिकात नहीं मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई, जो जो निहारिये नेरे हवे न नहीं त्यो तो खरी निकरे सी निकाई। क्यों इन आखी सोनी हंसक हवे मोहन के तन पानी पीजे, नेकु निहारे कलंक लगे यही गाँव बसे कहूँ कैसे के जीजे। होत रहे मन यो मतीराम कहूँ बन जाए बड़ो तप कीजे, हवे बन माल हिये लगिए अरु हवे मुरली आधार रस पीजे। केली को राती अघाने नहीं दिन ही में लल्ला पुनी घात लगाई, प्यास लगी कहूँ पानी दो दे जाइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई। जेठी पठाई गई दुलही हसी हेरी हरे, मतीराम बुलाई कान्ह के बोल पे कान्ह न दिन्ही, सुगेह के देहरी पे धारी आई। दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे, आषाढ़े की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। आई उन्हें मुँह में हंसी कोही तिया पुनी चाप सी भौह चढ़ाई, आखन ते गिरे आंसुन की बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। सुबन को मेटी दिल्ली देश दिलबे में को चमू, सुभट समूह निसी वाकी ओह मती है, कहे मतीराम ताही रोकी बेके संगर में केहू ना, हिम्मत हिये में उलहती है। शत्रु साल नंद के प्रताप की लपट, सब गर्भ गनिम बरगिन को दहती है। पति पात साह की इज्जती रावण की, राखी रैया राव भाव सिंह की रहती है। तो चलिए आज का वाचन यहीं तक। आगे जो है भूषण से 7वें नंबर के कवि भूषण से हम वाचन करेंगे। तो कक्षा में धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर बोझिल भी लगता है फिर भी मैं आग्रह करूंगी कि कृपया इसे बार बार सुने और पूरा पूरा सुने, क्योंकि चीज़ें बार बार दोहराने से, बार बार करने से आपको चीज़ें याद रहेंगी। जब मतलब कोई भी अगर विद्यार्थी पहले पहले इस पुस्तक को पढ़ता है तो उसे तो समझ ही नहीं आता है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता था कि ये जो नाम है वो एक व्यक्ति का है या पुस्तक का है। ऐसी सच में स्थिति होती है। धीरे धीरे बार बार करने से चीज़ें बार बार करने से चीज़ें समझ में आती है और आत्मसात होती हैं। तो कृपया इसे बार बार दोहराएं। मैं बार बार कहूँगी क्योंकि यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या हिंदी साहित्य से आपका संबंध है, तब भी आपको इस पुस्तक में आत्मसात होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बार बार, और इसके लिए किसी भी पैसे का खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम से बने रहिए और चीज़ों को बार बार दोहराते रहिए। तो धन्यवाद आपका। आशा करूँगी ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।